अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कल हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस पढ़ी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी और केमिस्ट्री पढ़ी। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन जो है वो, अगर हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन के हैं एलिमेंट्स, तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो कार्बाइड्स ये क्यों नहीं एक्ट करते एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका भी ये बताया गया कि क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, इसकी वजह से ये एक्ट नहीं करते एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मैंने यहाँ पे आपको एक लॉन्ग लिखवाया था, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूला। तो इसमें हमने 4 टाइप्स फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें हम सबसे पहले हमारे पास था मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। तो ये 1 बाय 1 जो है वो इसको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ द फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे अब इसको डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में मॉलिक्यूल्स, तो उसमें आपने देखा था कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला में अगर आपको याद हो तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताई जा रही थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये CH6H6 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो था वो ये CH था। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता था इसका। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है कि अगर एक कंपाउंड जो है लिया गया है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितनी अमाउंट में, कितने नंबर्स में वो प्रेजेंट है। तो ये सबसे पहले जो है वो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया गया है। ठीक है, कोई से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या शो करता है, ये हमें एक्चुअल नंबर शो करता है, एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्या अमाउंट है, ये सब उसमें रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, जैसे मेरे पास है ब्यूटेन, ये आपने याद रखना है ब्यूटेन। आगे चल के हम इनके नेम्स को याद भी करेंगे, C4H10। ठीक है, ये मेरे पास जी है ब्यूटेन। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या शो कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसकी अभी जो है वो साथ ही बुक से रीडिंग भी कर लेते हैं। देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ब्यूटेन C4H10, इट शोज, आपको दिखाया गया C4। अब ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ, देखो 4 कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम। किससे बनी हुई है ब्यूटेन? कार्बन से और हाइड्रोजन एटम से बनी हुई है। ये एक चीज़ हमें वो बता रहा है, क्योंकि इस कंपाउंड को देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसमें कितने नंबर है? ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड द 10 हाइड्रोजन एटम। तो शॉर्ट में आएगा या पूरा ही लिखोगे, क्योंकि ये इसकी एग्जाम्पल है। और लॉन्ग में आएगा तो फिर तो आप ये सारा ही डिटेल के साथ लिखोगे, इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखोगे, डॉट एंड क्रॉस भी लिखोगे। तो ये सेपरेटली पूछे जाते हैं आपसे, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हमारे पास आती है इसकी सेकंड टाइप ऑफ द फार्मूला, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने लगे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये याद रहना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, इट मीन्स कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? 4, 1 2 3 4। इसके अलावा ये 5th बॉन्ड्स नहीं बना सकता। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं। तो कार्बन के साथ जो है ये इसकी 4 वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो मेरे पास स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करता है। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें शो करता है अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, अरेंजमेंट्स ऑफ
different atoms of various elements। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या बताएगा? स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होती है? अरेंजमेंट्स होती है डिफरेंट एटम्स की, और वेरियस एलिमेंट मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट्स में एटम्स की अरेंजमेंट को शो किया जाता है कि वो कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ किस तरह से अटैच्ड है। तो वो हमारे पास अरेंजमेंट होती है। लाइक मेरे पास वही ब्यूटेन का मैं फार्मूला लेती हूँ C4H10, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो हम कार्बन को जो है वो 4 लिख लेते हैं। अब ये 4 के 4 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कार्बन 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 और ये कार्बन। ये बेटा मैंने देखो 4 कार्बन को इस तरह अटैच करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 10। अगर आपको नहीं पता चलता कि हम जो है वो इसके अरेंज कैसे करें, कैसे एटम्स को अरेंज करें, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। आपने सारे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेना है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। 1 2, एक कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, दूसरा इसके साथ है। तो देखो 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं 1 2। अब इस कार्बन का 1 2 3 4, फिर इस कार्बन के साथ 1 2 3, ठीक है। इस तरह से मैंने कार्बन की वैलेंसी को जो है वो कंपाइल कर लिया, सेटिस्फाई। हर कार्बन की वैलेंसी जो है 4 है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे हैंड रखती हूँ तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, ठीक है। और अगर मैं इस कार्बन को देखूँ और इस साइड पर जो है वो ये रख दूँ पेन और यूँ इस तरह से, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी? 4 कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन की देख लो, उसकी भी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो हर कार्बन की हमें वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है। अब आपके पास इस तरह से 4 कार्बन आपने लिख लिए। अब देखो आपने सारी वैलेंसीज के ऊपर क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से, इस तरह से। अब आप काउंट कर लो। ये देखो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स बताए जा रहे थे और कार्बन बताए जा रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि इसमें जो है वो हमारे पास कार्बन कितने, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। स्ट्रक्चर फार्मूला में वो अरेंजमेंट शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन इन कार्बन के साथ किस तरह से अटैच है और कार्बन आपस में कैसे लिंक है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड्स आपने ये पर देखा है कि इसमें इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, शेयरिंग से बना हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग से। आपने ये कोवलेंट बॉन्ड में देखा था, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये अपना शेयर करते हैं। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग हुई भी है, ठीक है। तो अब इसके अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम दिया जाता है आइसोब्यूटेन का। क्या नाम दिया जाता है? आइसोब्यूटेन। ओके जी, ये मेरे पास जो था वो C4H10 का स्ट्रक्चर था, इसको मुझे आइसोब्यूटेन बनाना है। अब आपने याद रखना आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। आइसोब्यूटेन आपने याद रखना है, 4 कार्बन जो कंपाउंड होता है उसको हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड होता है उसे हम ब्यूटेन कहते हैं। अभी मैं आपको ये नेम्स भी याद करवाऊंगी, इस टेबल पर जब हम चलेंगे तो इसको भी याद करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इतना याद है, जो ब्यूटेन होती है उसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आइसोब्यूटेन मुझे बनाना है। आपने याद रखना है ये हमारे पास होते हैं टर्मिनल, ये जो कॉर्नर वाले कार्बन्स होते हैं, कॉर्नर कार्बन्स ये और ये, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन्स, टर्मिनल कार्बन्स, ठीक है। ये कॉर्नर वाले, लास्ट वाले, जिनको मैं कहूँ एक चेन है तो चेन के जो दोनों साइड्स पे कार्बन है वो मेरे पास क्या कहलाएंगे? टर्मिनल कार्बन कहलाएंगे। और इनके जो हाइड्रोजन होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आइसो पोजीशन में इसकी कैसे लेकर आऊँगी, आपने याद रखना है। चाहे तो टर्मिनल कार्बन आप लोग ये पूरे का पूरा ग्रुप मूव करवाना है, ठीक है। ये पूरे का पूरा कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये पूरे का पूरा आपने क्या करना है, मिडल वाला जो सेंटर कार्बन होगा या आप कह लो सेकंड कार्बन, अगर मैं इस चेन को निकाल दूं तो मेरे पास ये 1 और ये 2 सेकंड कार्बन, और अगर मैं इसको निकालती हूँ तो ये देखो इन दोनों के दरमियान में जो मिड वाला कार्बन है, हमने इस पूरी चेन को या तो अब इस पूरे कार्बन के CH3 को उठाकर यहाँ पे ले आओ, या तो आप इसको उठाकर यहाँ पर ले जाओ, आपकी मर्ज़ी। मैं इस वाले को मूव करवा रही हूँ। मुझे इसको कार्बन देखो, अगर मैं नंबर करूँ तो 1 2
सॉरी यहाँ से ये चेन निकाल कर ये कार्बन हो जाएगा 1 2 3, तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड वाला कार्बन है। और दूसरा इस चेन को निकाल कर ये हमारा इस कार्बन CH3 को निकाल कर ये हमारा सेंटर वाला कार्बन। तो हमने इसको सेंटर पर मूव करना है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगी यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसकी पोजीशन इस तरह से हो जाएगी। C ये वाला लिखूँगी पहले, H H H C H। अब इसकी ये वैलेंसी जो है वो बेटा फ्री हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल गया और उस हाइड्रोजन की जगह पर आके ये पूरे का पूरा ग्रुप लग जाएगा इस तरह से, C H H H इस तरह से, ठीक है। ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है ये उठ जाएगा और इस सेकेंड कार्बन पर, मिडिल कार्बन पर आकर लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, लेकिन मैं स्टेबल कार्बन को मूव करवाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 और 2। और सही तीसरा जो है आपने याद रखना है कि मिड वाले कार्बन पर जो है, जो मिडिल कार्बन होता है चेन का, वहाँ पर आकर ये अटैच करता है। नहीं तो कार्बन नंबर 2 का आपको याद होना चाहिए कि कार्बन नंबर 2 को, जो टर्मिनल कार्बन की चेन को, इस टर्मिनल को निकाल के कार्बन जो 2 बनेगा उसके ऊपर हमने इस पूरी चेन को मूव करवा लेना है। ये इस तरह से अरेंजमेंट होगी, ठीक है। अब ये मेरे पास देखो ये 1 और 2 और ये वाला एक कार्बन जो है मेरे पास ये C। अब यहाँ पे देखो ये H और फिर ये वाला H, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ से ये पूरा कार्बन मूव हो गया, यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये जो हाइड्रोजन बच गया है ये हाइड्रोजन इसके ऊपर चला जाएगा इस वैलेंसी पे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी को हमने सेटिस्फाई करना है ना, हमें हर लिहाज से उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। अब देखो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी देखो तो 1 2 3 4, सबकी सेटिस्फाई हो। तो ऐसी जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। एक अलग किस्म की जो है वो आइसोब्यूटेन बन गई है। ये मेरे पास थी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि वेरियस एलिमेंट्स को, वेरियस एलिमेंट्स की एटम्स की अरेंजमेंट को शो करता है। अब देखो है तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसमें भी C4H10 है, इसमें भी C4 1 2 3 4 4 C है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही इसमें भी कार्बन है। ब्यूटेन का भी फार्मूला वही है और आइसोब्यूटेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताती है एटम्स की वेरियस एलिमेंट्स में। वेरियस एलिमेंट्स कौन सा है, ये हमारे पास जो है जी आइसोब्यूटेन है, वो हमारे पास ब्यूटेन। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो इसकी है कंडेंस टाइप। जैसे हम कंडेंस मिल्क बनाते हैं, अगर आपको देखा हो तो कंडेंस का मतलब क्या होता है, सुकर जाना, ठीक है। कंडेंस का मतलब तो ये होता है ना, सुकर जाना। अब हम कंडेंस अगर मिल्क बनाते हैं तो हम मिल्क को जो है वो क्या करते हैं, हीटअप करते रहते हैं, उसको थिक करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उसके ज़्यादा वॉल्यूम से उसको कम वॉल्यूम पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये देखो ये ब्यूटेन दिया हुआ है ना ब्यूटेन, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ ये मेरे पास ब्यूटेन दिया हुआ है, सही हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, ये देखो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, देखो ये कार्बन 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ 3, तो आप इसको लिखोगे H3C, ठीक है। कंडेंस करना है, उसको इकट्ठा कर देना है। अब उसके बाद ये देखो इसके साथ कार्बन अगर अटैच है वो आपने कार्बन लिख लेना है। उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 और 2 हाइड्रोजन, ये इस तरह से CH2, ठीक है। उसके बाद देखो ये कार्बन आ गया, वो कार्बन और उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2 हाइड्रोजन, तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे CH2। इसी तरह अब लास्ट पे ये कार्बन रह गया 1 2 3, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, CH3। इसको हम जो है वो इस तरह से CH3 करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये मैंने इसको कंडेंस कर दिया, देखो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला था, मैंने उसी को इकट्ठा कर दिया, मैंने उसको कंडेंस कर दिया, तो कंडेंस करने के बाद मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इस फार्मूला को कंडेंस करूँ तो देखो सबसे पहले मेरे पास ये कार्बन 1 है, अपनी इजनेस के लिए जो है आप इसको नंबरिंग कर लें, कार्बन 1, ये देखो C 1 2 3 हाइड्रोजन, उसके बाद ये बॉन्ड, दूसरा कार्बन और इस कार्बन के साथ कितने जो है वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है इस तरह से, और साथ में कौन सी चेन है, कार्बन की चेन अटैच्ड है इस तरह से, और उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3,
आपने ये 3 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो इसके साथ एक नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड है और उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 इस तरह से। तो ये इसकी बेटा क्या हो गई, कंडेंस फॉर्म हो गई। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जी दिए गए हैं चलें अब चलते हैं हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की तरफ। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस 3 हमने टाइप्स जो हम डिस्कस कर ली। फार्मूला हमने जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लिया। फिर हमने सेकंड जो है वो डॉट एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस कर लिया। थर्ड में हमने कंडेंस भी डिस्कस कर लिया। अभी इनकी जो है पहले हम डेफिनेशंस को कर लेते हैं। ठीक है, अब जी देखिए ये मेरे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम बॉन्ड्स की भी जाहिर है शो कर रहे हैं अरेंजमेंट, जैसे देखो ये बॉन्ड्स है तो सिंगल से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और डबल बॉन्ड बाय 2 लाइन्स। और डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पर देखो ये कर रही हूँ 2, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड्स जो है वो इससे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि डबल बॉन्ड्स आए तब आपने क्या करना है। ये सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है। ठीक है, देखो 2 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं और 1 डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन की वैलेंसी को हमने पूरा करना है ना। देखो यहाँ पे ये कार्बन थे मेरे पास, देखो ये कार्बन ने डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिया, कार्बन डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिया। अब इस कार्बन का है 2 बॉन्ड इसके साथ है, 1 बॉन्ड इसके साथ है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे ड्यू टू डबल बॉन्ड्स। आपने याद रखना है 2 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो 1 डबल बॉन्ड बनता है। सही हो गया। अच्छा, एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बाय द 3 लाइन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है, जैसे मैंने आपको बताया एन ब्यूटेन का, ये क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन है इसमें कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, जबकि ये हमारे पास आइसो ब्यूटेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्रांच लगी हुई है। स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन C4H10R, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्यूटेन एंड द आइसो ब्यूटेन, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो थी वो बताना भूल गई थी। नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेफ्थलीन आपको पता है ये जो मौत बाल्स होते हैं जिनको फरनाइल की गोलियाँ बोला जाता है और कपड़ों में ये रखी जाती हैं ताकि कपड़ों को कीड़ा वगैरह ना लगे, तो ये नेफ्थलीन वो चीज़ है। इट्स सब्लिमाइज, सब्लिमाइज का मतलब है कि ये सॉलिड में होती हैं और जब इसको हीट किया जाता है तो ये लिक्विड में, क्योंकि अब सॉलिड है तो सॉलिड पहले क्या करता है, सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए ना पहले लिक्विड में। ठीक है, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट होना गैस में क्या कहलाता है, सब्लिमाइज। एट द रूम टेम्परेचर गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, और आपने इसकी स्मेल को भी किया होगा, मौत बाल्स की स्मेल को बहुत स्ट्रेंज होती है। इट इज़ यूज इन द मौत बाल्स टू कीप द इंसेक्ट अवे फ्रॉम द क्लोथ्स। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आपने याद करें। उसके बाद जी हमारे पास कंडेंस फार्मूला रहता है, द फार्मूला डेट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स। अब देखो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, डेट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी एक एटम्स का ग्रुप है, ये भी एक, क्योंकि देखो इसमें 3 हाइड्रोजन 1 4 एटम्स है एक ग्रुप के अंदर, इसमें जो है वो हमारे पास 3 एटम्स है एक ग्रुप के अंदर, इसमें हमारे पास 3 है, इसमें भी हमारे पास 4 है। इन अ स्ट्रेट चेन और द ब्रांच चेन इज कॉल्ड द कंडेंस। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब आपने ये नहीं करना, ये कार्बन जो होता है ना हमेशा कार्बन के साथ यहाँ पे आकर अटैच होता है, ऐसा नहीं करना कि आपने हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिया कार्बन को। अगर आप हाइड्रोजन के साथ कार्बन को अटैच करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं अटैच करना, इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट लेवी स्ट्रक्चर डायग्राम आपने पढ़ी थी जिसमें डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है जी, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें मेरे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला दिया गया है और मेरे पास वही से ब्यूटेन का जो मैं लेती आ रही हूँ, एग्जाम्पल ब्यूटेन की लेंगे। हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास 4 कार्बन है। हमने 4 कार्बन को इस तरह से लिख लेना, 1 2 3 4।
ठीक है। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है तो आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको मैं शो कर दूंगी डॉट डॉट, और यहाँ पे जो इसके ऑपोजिट आएगा ना वो उसको मैं क्रॉस से शो कर दूँगी। अब मैं सारे कार्बन्स के जो है वो डॉट से शो कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो इसको डॉट से और यहाँ पे इसको क्रॉस से ऑपोजिट जाऊँगी, इस तरह से डॉट 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 और ये क्रॉस हो जाएगा, डॉट 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 और ये क्रॉस हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास ये शेडिंग होगी, देखो इन दोनों की शेड, सबकी शेडिंग होगी डॉट एंड क्रॉस से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन के हम क्रॉस से शो कर देंगे इस तरह से। इसके हम डॉट से ही शो करेंगे। ये हाइड्रोजन शो हो गया इस तरह से, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से। ठीक है जी, ये मेरे पास ब्यूटेन का था। और अब अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास प्रोपेन होता है हमारे पास, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। हमें अब हाइड्रोजन का नहीं पता कि प्रोपेन के साथ कितना आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये 3 कार्बन है, 1 2 3, इस तरह से आप शो करोगे 1 2 3 क्रॉस, 1 2 3 क्रॉस, 1 2 3 और इस तरह से। ठीक है जी, यूँ इस तरह ये हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई। एक एलिमेंट के अगर एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से शो करोगे तो दूसरे के क्रॉस से शो करोगे, लेकिन जब ये देखो ऑपोजिट आएगा ना, तो अगर मैं कार्बन के सिर्फ डॉट से ही शो करूँगी तो यहाँ पे डॉट डॉट के सामने आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑपोजिट रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला होगा। चलो जी, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फार्मूला विच शोज द शेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वेरियस एटम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड द क्रॉस फार्मूला। और ये आपको जो है वो प्रोपेन का स्ट्रक्चर और ब्यूटेन का, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब यहाँ भी आपको समरी बता दी गई है, ये समरी आपने ये भी लर्न कर ली, क्योंकि आप ऊपर से जब डेफिनेशन करके आओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जब देखो यहाँ पे फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ द एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू द ईच कार्बन एटम्स। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट शेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स और अ मॉलिक्यूल। अब ये जो टेबल है बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इस टेबल को जिसने अच्छे से समझ लिया, लास्ट जो अभी हमने पेजेस पढ़े हैं इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन से कंपाउंड्स के नेम याद करेंगे। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसको हम नाम देंगे मीथेन का। ठीक है, याद रखना है 1 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा? मीथेन। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन्स होंगे उसको हम नाम देंगे इथेन का, इथेन। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 कार्बन वाला होगा उसको हम नाम देंगे प्रोपेन का। 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देंगे ब्यूटेन का। 5 कार्बन वाले कंपाउंड को हम नाम देंगे पेंटेन का। पहले इतना याद करो, 1 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज मीथेन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 1 कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा? मीथेन। और उसकी एग्जांपल आपको पता है, ये देखो CH4, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो 1 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? मीथेन। 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? इथेन। 3 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोपेन। मेरे साथ जो है इसको रिपीट करें, 4 कार्बन वाला कंपाउंड ब्यूटेन। 5 कार्बन वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? पेंटेन। अब चलते हैं जी हम 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास कहलाएगा हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड क्या कहलाएगा? हेक्सेन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? हेक्सेन का। अच्छा जी, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 7 कार्बन होंगे उसको हम नाम देंगे जी हेप्टेन का। ठीक हो गया, हेप्टेन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास 8 कार्बन होंगे उसको हम नाम देंगे ऑक्टेन का। सही है।
ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 9 कार्बन होंगे उसको हम नाम देंगे 9 से नोनेन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 10 कार्बन होंगे उसको हम नाम देंगे डिकेन का। ठीक है जी, पहले तो आपको इसको याद करना है। 1 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज मीथेन, 2 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज इथेन, 3 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेन, 4 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ब्यूटेन, 5 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज पेंटेन, 6 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज हेक्सेन, 7 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज हेप्टेन, 8 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज octane, 9 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज नोनेन, 10 कार्बन इज नोन एज डिकेन। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है, सही है। अब ये जो फर्स्ट कार्बन वाला कंपाउंड है इसमें हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे। सेकंड कार्बन वाले कंपाउंड में हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ आएंगे। 3 कार्बन के साथ कितने आएंगे, 4 के साथ कितने आएंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हो, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी निकाल सकते हो। इसके अलावा आप इसका कंडेंस फार्मूला भी निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरे पास ये दिया गया है 2 कार्बन इथेन, ठीक है। अब मेरे पास कितने कार्बन वाले ये कंपाउंड है 2, तो ये दोनों कार्बन आपस में कंबाइन है, ठीक है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, इनकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब इस कार्बन की भी 3 वैलेंसीज फ्री हैं क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो इसने 4 बॉन्ड बना लिए 1 2 3 4। अब इस कार्बन की देखो 1 2 3, आपने कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करना है। 4 बनाएगा, इससे ज़्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड्स उसके इस तरह से, एक इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड इस तरह से। अब इन कार्बन के साथ क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन्स लग जाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। ध्यान से बेटा इसको आपने समझना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है दोनों चैप्टर्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वाला भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसका ये मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे कैसे पता चलेगा, इसमें कितने कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मुझे इसका, ये मैं इसके पे लिख लेती हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये था इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं इसका कौन सा फार्मूला, कंडेंस फार्मूला फाइंड कर लेती हूँ। देखो मेरे पास ये कंडेंस फार्मूला, मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ 1 2 3, वो मैंने इस तरह से लिख लिए। इस कार्बन का बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के साथ है, उस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, तो मैंने ये यहाँ पे H3 कंडेंस कर लिया, ठीक है। अब इसका डॉट एंड क्रॉस किस तरह से होगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। इसको मैंने डॉट से शो कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह से शो कर दिया। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन, ये क्रॉस के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि मैं कार्बन के डॉट से शो कर रही हूँ तो हाइड्रोजन के मुझे क्रॉस से शो करने हैं इस तरह से। ये मेरे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, सिर्फ वो भी सिर्फ वैलेंसी को सेटिस्फाई करके, ठीक है। अब मेरे पास जो है, चले मैं अब जो है वो ज़्यादा बड़े वाला ले लेती हूँ, मैं ऑक्टेन लेती हूँ। अब ऑक्टेन जो है वो कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, ऑक्टेन हमारे पास 8 कार्बन है, तो आपने 8 कार्बन को कंबाइन कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हर कार्बन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, आपने क्या करना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। एक बॉन्ड इसका इसके साथ बना हुआ है 1 2 3 4 हो गए। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई है, दूसरी इसके साथ है, मतलब इसने इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो अब इसकी कितनी वैलेंसी रहेगी 2 1 2 इस तरह। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन का भी यही है, एक बॉन्ड इसके साथ है, एक बॉन्ड इसके साथ है, ये भी मज़ीद 2 बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से इस कार्बन का बॉन्ड बना सकता है 2, ये इस तरह से हर कार्बन की आपने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेना इस तरह से। देखो 4 वैलेंसी हर कार्बन की कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वैलेंसी सबकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। आपको नहीं ना पता 8 कार्बन में हाइड्रोजन हमारे पास कितने आएंगे, हमें इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। अब सबके साथ आपने क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है, 1 हाइड्रोजन, इस तरह से आपने सबके साथ हाइड्रोजन लगा देना है, जो इसकी वैलेंसीज फ्री होंगी।
ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। कार्बन हमारे पास देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8, 8 हमारे पास कार्बन है, C8 है। हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन कितने आ गए, 18 आ गए। अब आप इसका कंडेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। देखो पहला कार्बन हमारे पास कितने, कौन सा है, C, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3। दूसरा हमारे पास जो है वो ये ग्रुप है, CH2। तीसरा हमारे पास ये ग्रुप है एटम्स का, फिर से CH2। ये वाला भी देखो, ये C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो CH2। फिर से ये हमारे पास ग्रुप आ गया CH2। फिर से जी ये ग्रुप आ गया CH2। अगेन ये CH2 आ गया, CH2, और ये हमारे पास CH3। अब यहाँ पे मैंने स्पेस का थोड़ी कम पड़ गया तो मैं इसको CH3, चले मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। देखें CH3, CH2, CH2, इसी को ले रही हूँ CH2, एक चीज़ आपने और याद रखनी है, टर्मिनल कार्बन में हमेशा जो है वो 3 हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब ये देखो, ये मैंने इसको कंडेंस कर लिया, लेकिन क्या है कि ये इतना लेंथी है, ये तो बड़ा लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसको मज़ीद हम कंडेंस करेंगे। आपने देखना, देखो ये CH3 वैसे का वैसे ही हम लिखेंगे। अब देखने आपने CH2 ग्रुप्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं आपके पास जो है वो CH2 ग्रुप है, 6 हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से लिखोगे CH2 ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिख दोगे, 6, और ये CH3। मैंने इसको मज़ीद कंडेंस कर दिया, देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी था तो मैंने इसको मज़ीद कंडेंस कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से आप इसके डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज बनाएंगे। सही है। अब देख लो यहाँ से आप अपने इसके ऊपर चलो। मीथेन का आपको दिखाया गया, 1 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज मीथेन। इसमें 1 कार्बन है और ये आपके पास इस तरह से है स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर उसके बाद अब आपके पास इथेन आ जाता है। इथेन में हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। प्रोपेन, उसका कंडेंस फार्मूला, और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। ठीक है। ब्यूटेन, इसके ये फार्मूला सब दिए गए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको आपने करना है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम करेंगे। ठीक है। ओके।